बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम लोग आज जो चैप्टर नंबर 4 का छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जी पावर। चैप्टर नंबर 4 का बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है पावर, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आता 4.4 आर्टिकल, मगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि बच्चों के आप लोग कोई भी काम करते हैं, जाहिर बात है उस काम को करने में बच्चों आपको कोई ना कोई टाइम तो लगता है। क्या ख्याल है? आप लोग कोई भी काम करते हैं बच्चों, ठीक है, आपको वो काम करने में कोई ना कोई टाइम लगता है। वो वर्क आप लोग जो भी करते हैं वो कितने टाइम में करते हैं, हम लोग उस वर्क पर यूनिट टाइम को बेसिकली पावर बोलते हैं। अगर कोई मशीन किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई वर्क परफॉर्म कर रही है तो वो उसकी पावर होगी। अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई वर्क कर रहे हैं तो वो आपकी पावर होगी। तो कोई भी बॉडी कितने टाइम में कितना वर्क करती है, उस टाइम वर्क पर यूनिट टाइम को हम लोग फिजिक्स की दुनिया में क्या बोलते हैं बच्चों? पावर बोलते हैं। तो पावर क्या चीज है जी? पावर क्या चीज है? वर्क डन पर यूनिट टाइम ऑफ अ बॉडी, ठीक है जी। किसी भी बॉडी के वर्क पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड पावर। बच्चों इसको क्या बोला जाता है? पावर बोला जाता है। कोई भी बॉडी कितने टाइम में कोई वर्क करती है, उस वर्क डन पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं फिजिक्स की दुनिया में? पावर बोलते हैं। सादा अल्फाज में इसको कई लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क भी बोल देते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है जी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड पावर, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग इसका अगर फार्मूला देखें तो बच्चों पावर का फार्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चों ये बन जाएगा जी वर्क पर यूनिट टाइम। तो बच्चों वर्क डन पर यूनिट टाइम को फिजिक्स की दुनिया में हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पावर बोलते हैं। अच्छा, अब आप लोग यहां पर देखें, वर्क का जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है जॉउल, टाइम का होता है सेकेंड। तो ये बन गया जॉउल पर सेकेंड। और आपको पता है जॉउल पर सेकंड को फिजिक्स की दुनिया में हम लोग क्या बोलते हैं? वॉट भी बोलते हैं। जॉउल पर सेकंड को फिजिक्स की दुनिया में क्या बोलते हैं? वॉट भी बोलते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग एक बात सुन लें अगर आप लोग ड्यूरिंग ये लेक्चर, ठीक है, आप लोग इसको समझते जाया करें, ठीक है। अगर किसी बच्चे की मतलब कह लें कि इसे लिखने की स्पीड स्लो है तो वो आराम सुकून से, जब मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा यूट्यूब के ऊपर, आप वहां से जाके आराम सुकून से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ इसको समझ लिया करो अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से। तो अब बच्चों ये अभी तो जनरल बातें हैं। अब आप लोगों को पता है एसआई यूनिट ऑफ पावर, इसका मतलब कितना आ गया? तो बच्चों मैं कह सकता हूं जी पावर का एसआई यूनिट जो है वो वॉट होता है। सो पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वॉट होता है, जो कि किसके बराबर होता है? जॉउल पर सेकंड के बराबर होता है। अच्छा, अगर बच्चों मैं आप लोगों को कहता हूं जी इसकी डायमेंशंस बताएं, तो पावर की डायमेंशंस मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बताई हुई है। वर्क की डायमेंशंस डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशंस, ठीक है। अब वर्क की डायमेंशंस वो छोटे होते हैं, आप लोगों ने पढ़ी थी ml² t की पावर -2 होती है। और टाइम की डायमेंशन तो बच्चों t होती है। तो ये t जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये ml² t की पावर -3। सो डेट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। तो बच्चों ये पावर की डायमेंशंस भी आप लोगों के सामने आ गई हैं। इन्हीं को देख के बच्चों आपको पता है मैं इसका बेस यूनिट भी लिख सकता हूं, जिसका किलोग्राम मैस की जगह पर, लेंथ की जगह पर मीटर और टाइम की जगह पर सेकंड। तो बच्चों किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड। ये स्क्वायर ब्रैकेट से लगाई है, जस्ट मैंने वैसी ब्रैकेट लगाई है, ये ना यूनिट के साथ ब्रैकेट लगाई हो, जस्ट वैसे समझाने के लिए बस। तो बच्चों ये है इसका कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। सो एसआई बेस यूनिट, ठीक है जी। ये पावर का एसआई बेस यूनिट है आप लोगों के सामने, ठीक है। ये वो बचपन की बातें हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोग मुझे बताएं कि पावर जो है बच्चों ये कौन सी क्वांटिटी है? मैं लिखूंगा जी पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों फिजिक्स की दुनिया में पावर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि आपको पता है वर्क डन भी स्केलर होता है और टाइम भी स्केलर होता है। ये दो स्केलर चीजों की रेशियो है, वर्क भी स्केलर, टाइम भी स्केलर। तो ये दो स्केलर क्वांटिटीज की रेशियो है, तो लिहाजा बच्चों पावर कौन सी क्वांटिटी हुई? पावर एक स्केलर क्वांटिटी हुई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों यहां पर आप इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं।
अगर आपको याद हो, जिस तरह वेलोसिटी की आपने टाइप्स पढ़ी थी, इसी तरह बच्चों दो टाइप्स होती हैं इसकी, एक को बोलते हैं एवरेज पावर और एक को बच्चों बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस पावर और एक को क्या बोलते हैं, एवरेज पावर। बच्चों एवरेज पावर पता क्या चीज होती है, रेशो ऑफ टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं PAVE से, रेशो ऑफ टोटल वर्क डन। आप लोग कोई भी काम करते हैं, टोटल जितना वर्क आप लोगों ने किया होता है, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। और जितना आपको उस वर्क करने में, सपोज करें आप लोगों ने किसी एक बॉडी के ऊपर, ठीक है जी, 2 घंटे वर्क किया, तो जितना वर्क आप लोगों ने किया, जितने टाइम में किया, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम की इस रेशियो को हम लोग एवरेज पावर बोलते हैं। और इसको डेल्टा W ओवर डेल्टा T से हमारी किताब वाला रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों इफ वर्क डेल्टा W इज डन इन द टाइम इंटरवल डेल्टा T, then the average power during the interval delta T is defined as the ratio of total work done divided by total time taken। कोई भी टोटल आपका वर्क, टोटल टाइम, दोनों की रेशियो को क्या बोलते हैं, एवरेज पावर बोलते हैं। बच्चों इसी तरह इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, पावर ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आपको अगर याद हो, मैंने बताया हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी कि जब भी इंस्टेंट का लफ्ज आ जाता है ना, तो बच्चों वहां पर ये लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 मस्त है। जब भी फिजिक्स में कहीं पर भी इंस्टेंटेनियस का लफ्ज आएगा, वहां पर ये लिमिट लगाना क्या है, मस्त है। और साथ में आ जाएगा जी डेल्टा W ओवर डेल्टा T। ये इंस्टेंटेनियस, ये आपको पता है, ये लिमिट लगाते हैं फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये किसके लिए लगाते हैं बच्चों, फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हम लोग ये लिमिट लगाते हैं। तो ये लिमिट याद रखना है बच्चों, कहां पर लगाई जाती है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगाई जाती है। देखें ना, आप किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, किसी लम्हे की बात कर रहे हैं, आप लोग टोटल बात नहीं कर रहे अब। ठीक है जी, मैं कहता हूं जी पूरा 2 घंटे एक ना मोटर चली है और वो मोटर पानी के ऊपर वर्क करके, मोटर ना जमीन से पानी को निकाल के, तो वो पंप, यानी पंप एक, वो पानी को जमीन से निकाल के ना वो छत पर टैंकी पर भेज रहा है। अब किसी भी रास्ते में किसी भी पॉइंट पर आप लोग उसकी पावर देखेंगे, तो बच्चों उस किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, जिस इंस्टेंट का टाइम पूरे टाइम के मुकाबले में बड़ा शॉर्ट होगा, अब आप वहां पे बैठे 2 घंटे थोड़ी उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। आप तो वहां पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर उसकी पावर को अगर देखें, तो बच्चों किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो उसकी पावर होगी, उस इंस्टेंट की पावर को हम लोग उसकी इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं। तो इनके ज्यादा कॉन्सेप्ट आपकी बुक में नहीं है, इसलिए मैं भी अभी इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस आप लोगों को ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। हरी अब जल्दी जल्दी, ये छोटी छोटी बातें याद हो जाएंगी। हैंड रेज, हरी अब बच्चों, ले जी। इसके बाद बच्चों अब हम लोग थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएंगे। देखें, आप लोगों ने पावर के बाद, ठीक है जी, यहां पर ना शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, मैंने आपको बताया ये 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने लगा हूं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट पावर इज इक्वल टू F डॉट V। बच्चों ये क्या शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि आप लोगों ने प्रूफ करना है कि पावर जो होती है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी होती है। फिर आप लोगों ने कमर्शियल यूनिट में भी प्रूफ करना है, चलो वो बाद में करते हैं। पहले सबसे बच्चों आप लोग ये प्रूफ करेंगे कि पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। बच्चों मेरी बात सुनो, आप लोगों को पता है कि पावर का जो फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा, एज वी नो डैट, बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आप लोगों ने भी पढ़ा बच्चों पीछे, ये आपकी टेक्स्ट बुक वाला मैं लिख रहा हूं। पावर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा W ओवर डेल्टा T। अच्छा, अब ये जो वर्क होता है ना बच्चों, वर्क, ये आपको पता है वर्क होता है F डॉट D, मगर अगर डेल्टा W होगा तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट के साथ भी डेल्टा आ गया, यानी मैं डेल्टा W को F डॉट डेल्टा D भी लिख सकता हूं। डेल्टा का लफ्ज चेंज को शो करता है बस, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये लिमिट अपनी जगह पर रहने दें, ये डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 भी अपनी जगह पर रहने दें। इस डेल्टा W की जगह पर मैंने पूरा लिख दिया F डॉट डेल्टा D और नीचे आ गया बच्चों डेल्टा T। अब आप लोग ये काम करें, यहां से F को बाहर निकाल लें, ये F को बाहर निकाल लेंगे, डॉट, अब लिमिट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा D डिवाइडेड बाय डेल्टा T।
अब ये देखें आप लोग, अगर यहां पर थोड़ा सा गौर करें, मैंने कोई नई चीज नहीं की, वर्क की जगह पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लिखा, उसमें से फोर्स को अलहदा कर लिया, लिमिट को लगा दिया डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी के साथ। ये क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो इतनी सी चीज है ना, ये वेलोसिटी के बराबर होगी, क्योंकि मुझे पता है जी टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो लो जी बच्चों, अब मेरी बात सुने, यहां पर आप लोग इस पूरी चीज की जगह पर जब वेलोसिटी आ जाएगा तो पावर का फार्मूला बन जाएगा एफ डॉट वी। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों के पास एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अगर ये पेपर में आ जाएगा आप लोग इसको ऐसे दिखाएंगे। अच्छा, आपने अक्सर बच्चों का एक सवाल होता है कि सर आपने इसको इंस्टेंटेनियस के साथ ही क्यों किया है, ऐसे ही क्यों किया, ये तो ऐवी फजूल, ये लिमिट बड़ी भैड़ी सी लग रही है, हमें तो इस पे तो देख के डर लग रहा है। और बच्चों मेरी बात सुनो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोग इसको जनरली भी ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, मगर आपकी टेक्स्ट बुक में जिस मेथड से किया गया आपने जाहिर बात है बोर्ड में तो उसी तरीके से करना है। जनरल इसका मेथड क्या था जी कि बच्चे कहते हैं सर ये देखें पावर का तो फार्मूला होता है ना वर्क ओवर टाइम, ये तो पता है, तो वर्क आगे से होता है एफ डो डी, ये भी मानते हैं, ठीक है, और आगे से डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो होता है वो वी होता है, तो एफ डॉट वी आ गया। इतना सिंपल सा प्रूफ तो भाई यही किया है मैंने, बस ये मैंने जनरल पावर के साथ, ये मैंने इंस्टेंटेनियस पावर के साथ प्रूफ कर दिया है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बस ये करें कि बुक वाले ने असल में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिहाज से पावर की कैलकुलेशन कर ली है। अगर आप लोग नहीं करना चाहते जनरली, अगर आप लोग पेपर में बैठे हैं आपको याद नहीं आया, तो आप इसको विद इन 1 मिनट बल्कि हाफ मिनट के अंदर आप लोग इसको ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए। मगर जब आपने इसको पेपर में लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने ये पूरा इंस्टेंटेनियस पावर के साथ एक्सप्लेन करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब इसी को मैं ओपन करूंगा तो पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ वी कोस थीटा भी आ जाएगा। और थीटा यहां पर बच्चों क्या चीज होगी, बॉडी के ऊपर अप्लाई की गई फोर्स और उसकी वेलोसिटी के दरमियान का ये एक एंगल होगा। तो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी आपके पास आ गया है। तो बच्चों ये तो शॉर्ट क्वेश्चन था छोटा सा, जो कि मेरा ख्याल है आपको समझ लगी होगी। हरी अप जल्दी जल्दी हैंड, जिस बच्चे ने हैंड रेज ना किया, या मैं बता रहा हूं जो यहाँ पे अलर्ट होके नहीं बैठा हुआ, उसको तो मैंने 1 मिनट से पहले अब क्लास से रिमूव करना है, ठीक है। तुम लोग बैठे हुए भाई ऐसे ही मुंह उठा के। अच्छा अब देखें बच्चों नेक्स्ट चीज, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बन के आता होता है, ठीक है। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन और है जी, प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर, प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। बच्चों ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखें आप लोग सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, आप लोग मुझे बताएं इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 1 किलो वाट आवर। अब 1 अपनी जगह पर, किलो आपको पता है 1000 होता है, वाट अपनी जगह पर रहने दे, जो आवर होता है बच्चों ये 3600 सेकंड के बराबर होगा, ठीक है ना। आवर जो होता है आपको पता है उसमें कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3600 और उसके आगे फर्दर जो है ना वो अब 3 जीरो आ गए हैं ये, और वॉट सेकंड अपनी जगह पर। इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो ये 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 बन जाएगा। अब वॉट आपने पीछे पढ़ा था कि ये जॉल पर सेकंड होता है, क्या मैं आपको अभी बता के आया था। ये देखें किलो की जगह पर बच्चों, मैं दोबारा बता रहा हूं, किलो की जगह पर 1000 आ गया, वॉट अपनी जगह पर, आवर की जगह पर 3600 सेकंड आ गया। जब इनको मल्टीप्लाई करवाया तो 3600 के आ गए 3 जीरो आ गए और साथ में वाट सेकंड आ गया। इसी को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया और वाट की जगह पर जॉल पर सेकंड लिखा। बच्चों ये सेकंड इससे कट गया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, आपके पास बच गया 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जॉल, जिसको हम लोग 3.6 मेगा जॉल भी बोलते हैं, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो लो जी बच्चों ये आपके पास कुछ छोटे छोटे इसके जो थे ना क्या नाम है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आप लोगों का अब खत्म हो गया है। इसमें कोई मुश्किल चीज भी मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई। अच्छा अब ना एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। किलोवाट आवर के बारे में अब लाइनें लिखें, कुछ एमसीक्यूज हैं। किलोवाट आवर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी का यूनिट है, एक बार ये भी याद रखना। किलोवाट आवर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये आप लोगों की जो क्या नाम है
वो आप लोगों ने पढ़ा होगा मैटर में भी कि जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो किलोवाट आवर में मेजर की जाती है। तो ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, याद रखना है आप लोगों ने। कोई भी, ठीक है जी, वर्क डन इन 1 आवर, ठीक है जी, जो होगा अगर वर्क डन होगा 1 आवर में तो वो पावर कितनी होगी वहां पे 1 किलोवाट आवर। ये देखें मैं आपको बताता हूं। अब बच्चे कहते हैं सर जी किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट कैसे है? ये अब पेपर में एमसीक्यू आता है जी, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। अब ये बच्चे वहां पे सोचते हैं कि वाट आ गया तो ये तो पावर होगी, जबकि आंसर होता है उसका एनर्जी। ओ भाई ये देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअल में आप लोग अगर यहाँ पे गौर करें, ये किलोवाट आवर में आप लोग देखें दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है किलोवाट, ये आ रही है पावर, और साथ में आप आवर आ रहा है और ये आ रहा है टाइम। तो बच्चों पावर इनटू टाइम बेसिकली वर्क ही बनता है अगर आप लोग गौर करें, और वर्क जो है आपको पता है एनर्जी की एक फॉर्म है। तो बच्चों ये याद रखना है कि पावर के साथ जब भी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो यूनिट एनर्जी का बनेगा, वो यूनिट पावर का वर्क का बनेगा। जिस तरह मैं आप लोगों को ये आप लोगों को अगर मैं कहता हूं जी मेगावाट डे, अब मेगावाट पावर होगी, डे टाइम हो गया, तो पावर इंटू टाइम वर्क। मेगावाट डे भी किसका यूनिट है? वर्क का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। मैं कहता हूं जी इसके अलावा देखिए मैं कहता हूं जस्ट वाट सेकंड, तो वाट सेकंड वो भी एनर्जी का यूनिट है या वर्क का यूनिट है, क्योंकि दोनों सेम है। तो बच्चों ये किलोवाट आवर याद रखिएगा, ये एनर्जी का यूनिट है, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात निकलती थी। और आप लोग मुझे बताएं अगर आप लोगों के पास सेम वर्क हो, ठीक है जी, मैं कहता हूं जी 2 पंप है, उन्होंने सेम वर्क करना है, मगर एक पंप जमीन से पानी को उठा के, ठीक है जी, छत तक भेज रहा है टैंकी में 2 सेकंड में, और सेम वही पंप उसने भी उतना ही वर्क करना है मगर वो पानी को भेज रहा है ऊपर तक 10 सेकंड में। तो इसका मतलब है बच्चों किसकी पावर ज्यादा होगी? तो बच्चों देखें अगर तो दोनों पंप हैं, दोनों पंप का काम क्या है? सेम है। तो बच्चों याद रखिएगा अगर वर्क सेम होगा ना, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उनका वर्क सेम है, तो जो वर्क कम टाइम में होगा हम लोग कहेंगे वहां पर पावर ज्यादा लगी है। तो इसका मतलब अगर आपके पास 2 मोटर पंप थे, अपना वाटर पंप है जो जमीन से पानी को उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं बच्चों, तो जो 2 सेकंड में लेके जाएगा इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है, और जो 10 सेकंड में लेके जा रहा है इसका मतलब उसके मुकाबले में उसकी पावर कम है। पावर तो दोनों की हुई, मगर अगर वर्क सेम है तो फिर टाइम का पावर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। ये भी बच्चों आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। हर ये बच्चों हैंड रेज करते हैं, याद हो जाएगा। यहां से भी पता चलता है कि ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि पावर डॉट प्रोडक्ट है 2 वेक्टर्स का, और जब भी 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आपको पता है आंसर क्या आता है? स्केलर आता है। लो जी बच्चों ये आप लोगों ने बातें पावर के हवाले से छोटी छोटी कुछ बातें थी जो कि अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखनी है। ओके बच्चों, अच्छा इसके बाद अब आप लोग नेक्स्ट चीज देखेंगे, पावर आ गई, ये पावर के बाद है बच्चों छोटा सा एक टॉपिक एनर्जी का। अब एनर्जी का जो टॉपिक है ये भी आपकी किताब में जितना लिखा अभी मैं आपको सिर्फ एफएससी आपके टेक्स्ट बुक के हवाले से बता रहा हूं, एंट्री टेस्ट के हवाले से इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉइंट्स, और वो मेरा पूरा का पूरा लेक्चर है 1.5 घंटे का, ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है। तो अभी तो हम अपनी एफएससी के हवाले से चीजें कर रहे हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब बच्चों एनर्जी जो है, एनर्जी याद रखिएगा, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वो बचपन से आप लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों एनर्जी की, कि किसी भी बॉडी की एबिलिटी टू डू वर्क क्या कहलाती है बच्चों? एनर्जी कहलाती है। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूं एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बच्चों किसी भी बॉडी की एबिलिटी वर्क करने की क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। ठीक है, हम लोग यहां पर मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें से एक को बच्चों हम लोग नाम देते हैं किसका? काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, और बच्चों एक को हम लोग नाम देंगे किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। एक को हम लोग नाम देंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी का, और एक को हम लोग नाम देंगे बच्चों किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। लो जी, ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों में क्या फर्क होता है बच्चों? याद रखिएगा, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। बच्चों किसी भी बॉडी में जो एनर्जी पोजेस्ड होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी
ड्यू टू इट्स मोशन। बच्चों किसी भी बॉडी में जो एनर्जी आती है उसकी मोशन की वजह से उसे बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। बच्चों किसी भी बॉडी में जो एनर्जी पोजेस्ड होती है उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसमें आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और जो बच्चों मोशन की वजह से किसी भी बॉडी में एनर्जी आती है उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा देख लेते हैं। बच्चों आप लोगों ने मैट्रिक में इसका बकायदा प्रूफ पढ़ा था इसके फार्मूले का। अब जाहिर बात है एफएससी में इसका प्रूफ तो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2mv²। बच्चों ये इसका फार्मूला होता है। यहां पे m क्या चीज होती है, m ऑब्जेक्ट का मैस है जो मोशन में है, ये m यहां पर उस ऑब्जेक्ट का मैस है और ये v यहां पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है। ये m यहां पर बच्चों क्या है, ये m यहां पर मैस ऑफ द बॉडी है जो कि मोशन में है, और v यहां पर उसकी स्पीड ऑफ द बॉडी है जो बॉडी मोशन में है। ये उसकी स्पीड को शो करता है फार्मूला, बस। अच्छा, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है ना बच्चों वो इतना आसान नहीं है। ये डेफिनेशन तो मैंने आपके सामने लिख दी है, आसान तो है, मैं भी मजाक कर रहा हूं। देखें बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की जो होती है वो उसकी वेट और हाइट का मल्टीपल होती है। एक ऑब्जेक्ट को आप लोग जमीन से उठा के किसी पर्टिकुलर हाइट पर ले जाते हैं तो वेट उसका mg होता है और हाइट उसकी h होती है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है। m यहां पर मैस ऑफ द बॉडी होता है बच्चों, m यहां पर क्या होता है, मैस ऑफ द बॉडी होता है। g बच्चों यहां पर आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और h यहां पर हाइट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट होती है। किसी रेफरेंस पॉइंट से बच्चों आप लोग ये हाइट मालूम करते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट अर्थ भी हो सकती है, ठीक है। यूजुअली अभी हम लोग क्योंकि अर्थ पे हैं तो अर्थ की बात करते हैं, अर्थ की सरफेस से मेजर की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इनका ना मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट। ये आपकी किताब में इतना सा लिखा है बस। असल में अब आप लोगों ने जरा बच्चों बड़े गौर से कुछ बातें सुननी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं ये जो मैं आपको बताने लगा हूं। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से इसमें से ना बड़े जबरदस्त किस्म के एमसीक्यूज भी निकलते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताएं, एक कार है बच्चों, ये कार है यहां पर चर्सी, ऐसे बड़े चिलमोल.com में ये कार ऐसे ऐसे रोड के ऊपर मूव कर रही है। इसका मैस भी है और ये बच्चों किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो 1/2mv² है। तो अब मेरी बात सुने, ये लेवल रोड के ऊपर मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। तो बच्चों अब मुझे ये बताएं पोजीशन। अब बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर जी क्या मतलब, हमें समझ नहीं आती। ओ भाई मेरी बात सुने, इस वक्त ये लेवल रोड के ऊपर मूव कर रही है, इसकी स्पीड चेंज होगी, मुझे बताएं ये स्पीड चेंज होगी इसकी, ठीक है। इस वक्त देखें अगर इसके टायर इस वक्त जमीन पे लगे हुए हैं बच्चों, जमीन के लिहाज से अब इसकी हाइट तो कवर हाइट पे तो है नहीं है, ये जमीन से किसी पर्टिकुलर हाइट पे हो तो मैं बात करूं, इसके टायर ही जमीन पर लगे हुए हैं इस वक्त। इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो आती है हाइट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में। पोजीशन से मुराद है वो किसी हाइट पर गई हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी के डायरेक्शन में भी आ रही हो, वो भी बताता हूं मैं आपको। तो इस वक्त इसमें पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस नहीं किया जाएगा क्योंकि इस वक्त ये ऐसे मोशन में है। तो मोशन में जस्ट हम लोग जो एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी है। तो ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी का, अब देखें आपको पता है इसका मैस भी, इसका वेलोसिटी भी, इसका मतलब इसका मोमेंटम भी होगा। काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला भी आप लोग देख सकते हैं। मैं m² v² और नीचे m लिख दूं, मैंने m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। इससे क्या होगा देखें, ये अब कट जाएगा दोबारा, जवाब तो ऊपर वाला आया मगर एक फायदा हो गया, ऊपर बन गया मोमेंटम का स्क्वायर, नीचे आ गया 2m। तो लो जी बच्चों आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बन गया, ये अर्थ है, ठीक है जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया p²/2m। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला और आपकी निगाहों के सामने अब आ गया p²/2m मोमेंटम की फॉर्म में। और ये किसकी फॉर्म में है, ये वेलोसिटी की फॉर्म में है। तो बच्चों अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूलाज आ गए, एक आया है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एक आया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम।
अगर आपको किसी बॉडी का मैस और मोमेंटम दिया होगा तो काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर आपको बॉडी के मैस और वेलोसिटी या स्पीड की बात कर देगा तो काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले से निकालेंगे। डन बच्चों, ये याद हो जाएगी आपको बात। और बच्चों मुझे बताएं, मैस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मैस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैस तो कभी नेगेटिव होना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात रह गई वेलोसिटी, वी स्पीड है, अगर ये नेगेटिव हो भी, वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो भी तो स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब है, याद रखना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, जीरो उस वक्त होगी अगर बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी ही नहीं है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव ही होती है, ऑलवेज। मैं क्लियरली लिख रहा हूं बच्चों, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। और जस्ट मोशन है किसी बॉडी पे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, अगर वो जमीन से किसी पर्टिकुलर हाइट पर है, ठीक है, तो बच्चों जाहिर बात है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके जो एसआई यूनिट है वो भी जूल है, एसआई यूनिट बच्चों इसका भी क्या है? जूल है। इसकी डायमेंशंस भी वही होंगी जो एनर्जी की होती है, ml²T⁻², यही इसकी डायमेंशंस हैं। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं सर यहां पर तो 1/2 भी आ रहा है। अब ना यहां पर देखें जूल है ना, इसको बच्चों में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब अक्सर बच्चों के ना जहनों में यहां पर ये सवाल आता है, वो कहते हैं सर जी ठीक है ये तो बात समझ में आई, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड इधर से कैसे निकलता है? भाई देखो 1/2 कांस्टेंट है, ये यूनिट्स में इंक्लूड बच्चों नहीं होता। 1/2 कांस्टेंट है, ये यूनिट्स में इंक्लूड नहीं होगा। बाकी बच गया मैस, मैस किलोग्राम हो गया, वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर लें तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड। तो देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड आ गया। तो 1/2 यूनिट्स में या डायमेंशंस में हिस्सा नहीं लेता। मैंने आपको बताया था यूनिट्स निकाल दें या डायमेंशन निकाल दें या परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो ये जो कांस्टेंट होता है इसको इग्नोर करके वेरिएबल्स को और उनकी पावर्स को डील करते हैं। एनी हाउ, ये बातें आपको बच्चों कुछ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता दी हैं। अब देखें, अगर किसी बॉडी का मैस डबल कर दूं, उसकी स्पीड भी डबल कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? 1/2 को नहीं देखना, इस 1/2 को नहीं देखना। जस्ट मैस को डबल किया वो 2m हो गया, स्पीड को डबल किया वो 2v का स्क्वायर। तो बच्चों 2v का स्क्वायर लेंगे तो वो 4v स्क्वायर बन जाएगा। उसका 4 मैस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले से 8 गुना बढ़ जाएगी। अब बच्चे कहेंगे सर जी नहीं वो 8 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओ भाई मैंने बताया ये फॉर्मूले का 1/2 है, इसको आपने नहीं छेड़ना। मैंने ये डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन वाले ना पूरे लेक्चर यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है। ये अभी मैं आपको जस्ट वैसे ही बता रहा हूं, ठीक है। वहां से अगर आपने देखना है तो वहां पे आप लोगों को वैसे ये पूरी चीज बड़ी डिटेल में मिल जाएगी कि कैसे डायरेक्ट कैसे इनवर्स रिलेशन होता है उसके मुताबिक, ठीक है। वैसे मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं इसका। ये देखो अक्सर बच्चों के जहनों में आता है ना कि सर जी मैस को डबल किया। और भाई देखें काइनेटिक एनर्जी जो नई आएगी, जो न्यू आएगी वो बराबर होगी 1/2। देखें आपने मैस को डबल किया, इधर से स्पीड को भी डबल किया, ठीक है। अब मुझे ये बताएं ये 1/2 ये 2m 2v का स्क्वायर लोगे तो यार ऑब्वियस ही बात है वो 4v स्क्वायर आएगा। अच्छा अब ये देखो 1/2 ये बन गया 8mv स्क्वायर। अब बच्चे कहते हैं सर जी ये 8 को काटने देना। ओ भाई नहीं काटना, आपने 8 को बाहर निकालना है और ये 1/2 mv स्क्वायर। अब ये इसका मतलब जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आई है इस पूरी चीज की जगह पर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी लिख दो। ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आपके पास आ गई है। तो देखो अगर मैं 2 को काट दूंगा तो वो तो न्यू काइनेटिक एनर्जी ओल्ड के काइनेटिक एनर्जी नहीं फिर यहां पे आनी थी, क्योंकि इस चीज को आपने दोबारा वापस काइनेटिक एनर्जी भी बनाना है, इसलिए इस 1/2 को आप लोगों ने नहीं छेड़ना। तो बच्चों बात समझ में आई? इफ मैस एंड वेलोसिटी बिकम्स डबल, इसका मतलब है इफ मैस एंड वेलोसिटी आर डबल, हैंड रेज कर देना जल्दी जल्दी, शाबाश, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी? 8 टाइम्स बन जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से अब आप लोगों को ये एमसीक्यूज का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम का जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उसमें भी आप लोगों ने ये एमसीक्यू इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। अच्छा इसी तरह ये एक एमसीक्यू आ गया आप लोगों के सामने, ओके। चले अब बच्चों हम लोग वापस इधर आते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी की बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अच्छा एक काइनेटिक एनर्जी की बात और रह गई है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट। कहा जाता है देखें
ये ना बोर्ड के पेपर में एक मरतबा एमसीक्यू आया, पता नहीं सरगोदा बोर्ड था, कौन सा बोर्ड था, वहां पे एक एमसीक्यू आया बच्चों, ये एमसीक्यू ये आया कि काइनेटिक एनर्जी का देखें फार्मूला है 1/2mv² माना। अच्छा अब ये देखें, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें ना, ये मैं इसको आपको पता है जो वेलोसिटी होती है ना यहाँ पे v², ये बेसिकली सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी होता है काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में ये जो v² होता है ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी होता है, ये v.v होता है। अब आप लोग एक काम करें, आप लोग क्या काम करते हैं, ये एक v को ना इधर लिख दें, ये देखें मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2m, एक v इधर लिख दिया, साथ में ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये वाला वेलोसिटी अपनी जगह पर रहा। अच्छा अब मेरी बात सुनना जरा, यानी मैंने v.v से, आप लोग देखें इतनी सी जो चीज है ना बच्चों, इतनी सी जो चीज है ये, इसको मैं एवरेज मोमेंटम भी बोल सकता हूं। इसको बच्चों मैं क्या बोल दूंगा, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं नीचे AVE लिखता हूं, एवरेज मोमेंटम, साथ आ गया v.v। तो बच्चों आप लोग देखें काइनेटिक एनर्जी इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी। बच्चों अब बच्चे कहते हैं सर इसको एवरेज आपने क्यों लिख दिया, और ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं। और बच्चों मेरी बात सुनो, आप लोग देखें एक बॉडी रेस्ट पे, उसका इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, कुछ टाइम बाद वो मूव कर गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो बच्चों इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपके पास आंसर mv/2 नहीं आएगा। इसका मतलब एवरेज जो चीज होगी उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो बच्चों ये क्या है, एवरेज, मैं लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑक्सफोर्ड कॉलेज एंड एकेडमी ऑफ साइंस में बस ये बातें बताई जाती हैं। एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एक ये भी बच्चों यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के सामने आ गया, हैंड रेज करते हैं अगर समझ आ गई इस बात की, जल्दी जल्दी शाबाश बच्चों, मिनट लगाओ। अच्छा जी गुड बच्चों, अब एक पॉइंट और यहां पे, एक मरतबा मैंने पेपर में एमसीक्यू देखा, उसने पूछा हुआ था अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स उसके मोमेंटम के हो जाए, इफ काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ द मोमेंटम, अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के 3 टाइम्स हो जाए तो बताएं उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। ये बच्चों जब भी ऐसा कोई सवाल आ गया, अपने अब्बा जी का बताया हुआ ये तरीका बस आप अपने जहन में रख लेना। अगर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स डेट ऑफ मोमेंटम आए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2mv²। 3 मोमेंटम का फार्मूला होता है mv, आप लोग इसको ऐसे लिख लें 1/2mv² इज इक्वल टू 3 टाइम्स mv। अब मेरी बात सुनो, आप लोग देखो m से कट गया, ये एक v इससे कट गया, तो आपके पास बच गया v/2 इज इक्वल टू 3। तो ये 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दो, तो बच्चों v आपके पास बराबर आ गया 6 मीटर पर सेकंड के। तो लो जी बच्चों ये आपके पास, इसका मतलब है अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उसके मोमेंटम का 3 टाइम्स हो जाए तो बच्चों उस वक्त उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, वो 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। जी बच्चों डन, ये चीजें तैयार हो जाएंगी। हरी अब जल्दी जल्दी जरा, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। ओके जी गुड बच्चों, अब आखिर पर एक पॉइंट, अभी हम सिर्फ इसी को डील कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को। अच्छा कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ड्यू टू कंस्ट्रेंड स्टेट, ये पॉइंट थोड़ा सा एक रह गया था, कंस्ट्रेंट स्टेट की वजह से किसी भी बॉडी में ये पोटेंशियल एनर्जी आती है। व्हाट डू यू मीन बाय द कंस्ट्रेंट स्टेट? बच्चों कंस्ट्रेंट का लफ्ज निकला मजबूरी से, अगर कोई बॉडी ना मजबूर हो जाए ना, तो जब किसी बॉडी में मजबूरी आती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। फॉर एग्जांपल देखें, ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है जी, अर्थ है। मैं कहता हूं जी ये अर्थ से एक बॉडी को आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने बच्चों इस बॉडी को उठा के जमीन से ऊपर लेके जाना है। अब आपने इसको किसी पर्टिकुलर हाइट पर लेके जाना, ये नहीं जाना चाहती थी, मगर आप लोग इसको मजबूर कर रहे हैं कि ये जमीन से ऊपर को जाए। तो बच्चों जब भी किसी बॉडी को आप लोगों ने मजबूर करना है ना, नीचे से ऊपर भेजना है उसको, तो बच्चों उस वक्त उसके अंदर कौन सी एनर्जी आनी है, उस वक्त उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आनी है। इसका मतलब उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है।
तो किसी भी फील्ड के अगेंस्ट जब भी कोई बॉडी मूव करती है, इस वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट बॉडी मूव कर रही है, तो कोई भी बॉडी फील्ड के अगेंस्ट मूव करती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो बच्चों ये याद रखिएगा, अगेंस्ट द फील्ड जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो बच्चों ये देखें, जब भी कोई बॉडी फील्ड के अगेंस्ट जाती है, ठीक है, तो बच्चों उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है। अच्छा, अब ना इस चीज को जरा आप लोग समझे, पोटेंशियल एनर्जी को भी थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चों। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, ये देखें जरा, एक बॉडी ना ऐसे, ये देखें, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये जा रही है ऐसे ऊपर को, अपवर्ड डायरेक्शन में बच्चों, ऐसे ऐसे जा रही है। इस वक्त आप लोग देखें, ठीक, आप बच्चे कहते हैं सर जी ये मोशन में भी तो है, तो भाई ठीक है, इस वक्त आपको पता है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है मगर, और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी। अच्छा, अब मैंने इसको फेंक दिया है ऊपर को, अब बच्चे कहते हैं सर जी मोशन में तो है, तो बिल्कुल है मोशन में, भाई मोशन में है, ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है। अच्छा, अब आप लोगों ने यहां पर क्या काम करना है, जरा मेरी बात गौर से सुनना बच्चों। ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जाती जा रही, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, जितना ज्यादा ऊपर गई इसका मतलब इसको फील्ड के अगेंस्ट ज्यादा पोटेंशियल मिला है। अब देखें, ग्रेविटी की ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इसको नीचे को खींच रही है, मगर ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, ये अपनी फील्ड के अगेंस्ट जा रही है। तो बच्चों जब भी कोई बॉडी फील्ड के अगेंस्ट जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या करती जाती है, एक तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अगर वो जाती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, और आपको पता है बॉल को ऊपर फेंकते हैं उसकी स्पीड कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस ही बात डिक्रीज कर रही होती है। तो बच्चों याद रखना, जब भी कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज की है, मगर उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और अगर यही बॉडी बच्चों जब नीचे आती है तो अभी भी देखें फील्ड की इंटरेक्शन में तो है, हाँ, अगर वो नीचे को आ रही है इसका मतलब अब उसका अपना पोटेंशियल लॉस कर रही है, अब फील्ड की डायरेक्शन में आ रही तो बच्चों उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर डिक्रीज होगी, और नीचे आते आते उसकी स्पीड बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। तो ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, और के एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अभी मेरा बताने का मकसद ये था कि जब भी कोई बॉडी फील्ड के अगेंस्ट मूव करती है ना, बेशक वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो बच्चों उसके अंदर देखें, अब ग्रेविटी के अंडर, अगर किसी बॉडी में ग्रेविटी के अंडर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है तो उसको हम लोग नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, जीपीई मैं लिख रहा हूं, इससे मुराद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, आप लोगों ने पढ़ा, mgh है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। अच्छा, अगर मैं बच्चों आप लोगों को कहता हूं जी मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर देखें मैंने ना ऐसे इसके साथ मैस लगा के, तो बच्चों मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता जा रहा हूं, तो अब देखें ये स्प्रिंग नहीं जाना चाह रहा था, मैं इसको जबरदस्ती लेकर गया आगे को, इसका मतलब मैंने इसके अंदर भी कंस्ट्रेंट स्टेट आ गई, मजबूरी के तहत ही आगे को मूव किया। तो बच्चों इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी, मगर उसको हम लोग नाम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। और इस एनर्जी को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है, अभी आप लोग जस्ट याद रख लेंगे। और इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होता है 1/2kx² होता है। के यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स यहां पर डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है, के यहां पर क्या है बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी आपके पास आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी आ गया। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह बच्चों जब कोई चार्ज, ये हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है तो बच्चों उसके अंदर जो एनर्जी उस वक्त आती है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और वो होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वो किसके बराबर होती है, वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है।
ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक ही लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूं आपको कि बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अलावा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है 1/2 kx²। इसमें जो k है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये भूल ना जाना। ये k बच्चों क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। वो आपने पढ़ा नहीं था हुक्स लॉ, F = kx। ये चैप्टर नंबर 7 में जाके डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। इसी तरह ये चैप्टर नंबर 12 में आना है जाके, सेकंड ईयर में, वहां पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्यू क्या है? चार्ज। और डेल्टा वी की डेल वी क्या है बच्चों? ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान का। ये वहां पर जाके हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस ये आपके पास बच्चों तो याद रखिएगा, कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर किया करते हैं। देखें मैं आपको कहता हूं जी एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर नहीं, देखें इस टेबल की जो हाइट है ना बच्चों, सपोज करें यहां से यहां तक है वो h1। अच्छा एक बॉडी जो है ना वो अब इधर पड़ी हुई है और उसकी ना हाइट यहां से यहां तक h2 है, मतलब यहां पे पड़ी है ये टेबल से, ये टेबल है, टेबल से ऊपर की जो हाइट है वो h1 है, टेबल के नीचे जो हाइट है ना वो h1 है। अब देखें एक बच्चा आया, वो कहता है सर जी इस बॉडी की ना, इस जिसका मैस m है, एक कहता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh2, एक कहता है नहीं जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh1 + h2। बच्चों मुझे बताएं इन दोनों चर्सियों में से कौन सही होगा? एक कहता है पोटेंशियल एनर्जी mgh2 है, एक कहता है नहीं जी mgh1 + h2 है। बच्चों ये दोनों ही सही है, मेरी बात सुने। h2 अगर टेबल की सरफेस के लिहाज से देखें, अगर विद रिस्पेक्ट टू टेबल देखें तो इसकी हाइट h2 बन रही है बस, मगर अगर आप लोग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखें तो अर्थ से बच्चों इसकी टोटल हाइट h1 + h2 है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उस पोजीशन, उस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है जिस रेफरेंस पॉइंट से इसको हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। तो लो जी बच्चों ये था आपका छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक और काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक और पावर का टॉपिक। तो ये आप लोगों को इनसे रिलेटेड बोर्ड के पेपर में कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज।